आज जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, गुरु चाणक्य और अखंड भारत के निर्माण से जुड़े इतिहास के अनसुने पहलुओं को। अक्सर इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के ताजपोशी को बड़े सरल तरीके से नंद वंश के अंत के साथ जोड़कर बता दिया जाता है, किंतु सिकंदर की चुनौती, भारत के तरफ झांकते विदेशी षड्यंत्र, चाणक्य के अखंड भारत की परिकल्पना और भारत के प्राचीन इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना को इतने सरल और संक्षेप में वर्णित कर देना उचित नहीं है। 326 ईसा पूर्व में जब अलेक्जेंडर ने भारत की ओर रुख किया, तब मगध पर नंद वंश का शासन था और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद का राज चल रहा था। राजा धनानंद के पास एक विशाल सेना थी और राजकोष में अकूट धन भी था, किंतु प्रजा के बीच अब उनकी छवि एक अति कठोर राजा के रूप में बनती जा रही थी। संभवतः इसलिए क्योंकि वे अपनी प्रजा के ऊपर भारी कर और कठोर नियमों के अंतर्गत शासकीय दंड लगा रहे थे। चाणक्य, जिनका मूल नाम विष्णुगुप्त है, के पिता ने धनानंद के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए गुप्त रूप से तख्ता पलट करने की रणनीति बना ली थी, जिसमें उनका सहयोग कुछ क्षेत्रीय शक्तियां भी कर रही थी। परंतु इस योजना का पता लगते ही धनानंद ने चाणक्य के पिता की निर्दयता पूर्वक हत्या करवा दी और चाणक्य के पुश्तों को मिटाने की चेतावनी दे डाली। तब चाणक्य, जो उस समय किशोरावस्था में थे, मगध के सीमाओं से कहीं दूर तक्षशिला में जाकर बस गए और वहीं जीवन यापन की व्यवस्था में लग गए। तक्षशिला में ही आचार्य के रूप में ख्याति प्राप्त करते हुए चाणक्य एक ऐसे योग्य शिष्य की खोज में थे जिसमें एक पराक्रमी सम्राट बनने के गुण झलकते हो। इसी क्रम में चाणक्य की भेंट बालक चंद्रगुप्त से होती है और उसके ज्ञान, तर्क शक्ति व साहस को देखकर चाणक्य अति प्रभावित होते हैं। अब वे चंद्रगुप्त और अपने कुछ अन्य योग्य शिष्यों को एक कुशल शासक बनने का प्रशिक्षण देते हुए कुछ वर्ष बिताते हैं। इसी दौरान भारत की सीमाओं पर यूनानी शासक अलेक्जेंडर के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था और इसकी चिंता चाणक्य को भी हो रही थी। और इसलिए गुरु चाणक्य युवा चंद्रगुप्त को भी इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित कर रहे थे। साथ ही सीमावर्ती राज्यों के शासकों को अपने अपने सेना को एकजुट कर अलेक्जेंडर को भारत की सीमा के बाहर ही रोकने के लिए प्रेरित कर रहे थे। किंतु जब 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर भारत में प्रवेश करता है, तब भारत के कई शासक अपनी सेनाओं को एकजुट नहीं कर पाए थे। इसका फायदा उठाते हुए अलेक्जेंडर ने तब के गांधार क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और आगे बढ़ते हुए पंजाब क्षेत्र में झेलम के तट पर शूरसेन वंश के राजा पौरुष की सेना से, जिन्हें किताबों में पोरस के नाम से जाना जाता है, टकराया। इस युद्ध में, जिसे यूनानियों ने बैटल ऑफ हाइडस्पेस का नाम दिया है, राजा पौरुष को अन्य क्षेत्रीय सेनाओं का समर्थन न मिलने के बावजूद भी उन्होंने अलेक्जेंडर को जबरदस्त चुनौती दी। राजा पौरुष के अद्भुत शौर्य और युद्ध कौशल के कारण अलेक्जेंडर की सेना को इस युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसकी सेना अब थकी हारी आगे आने वाले मगध के विशाल नंद सेना की चुनौती का सामना करने की हालत में नहीं थी और इसलिए उसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। 325 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर के भारत से वापस जाने के बाद उसके कई क्षत्रपों अर्थात सेना नायकों ने उत्तर पश्चिम भारत, ईरान और अफगानिस्तान के कई क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित कर लिया। इसी समय गुरु चाणक्य की प्रेरणा से युवा चंद्रगुप्त राजा पौरुष के साथ मिलकर उनसे सैन्य मदद मांगते हैं और तब गांधार और पंजाब क्षेत्र में बसे यूनानियों पर हमला कर देते हैं। चंद्रगुप्त की सेना और यूनानी क्षत्रप सेल्यूकस निकेटर की सेना में लगभग 2 वर्षों तक छोटे बड़े युद्ध होते रहे और इस हिंसक संघर्ष को अंततः शांति समझौते से समाप्त करना पड़ा, जिसकी मोहर सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाकर लगाई। अपनी बढ़ती शक्ति के साथ अब चंद्रगुप्त मौर्य निकल पड़ते हैं भारत के शक्ति केंद्र अर्थात मगध की ओर। मित्रों, आगे आने वाले भाग में हम देखेंगे कि आखिर कैसे आम जीवन के बीच रहने वाले
एक साहसी बालक ने अखंड भारत के स्वप्न की नींव रखी। आखिर किस पृष्ठभूमि से आए थे चंद्रगुप्त और क्यों वो विशाल नंद सेना से टकराने के लिए भी तत्पर थे?